नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप। एक बार पुनः आप सबों का दिव्य में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल के एनसीईआरटी क्लास 6 के छठे अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की प्रमुख तक बात करते हैं तो यहां तक आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे स्थल रूप की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए नया लग रहा हो कि स्थल रूप होता क्या है। तो समझते हैं इसको कि स्थल रूप कहेंगे किसको। तो आपको बताते चले हम कि अगर परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जहां जल का जमाव नहीं पाया जाता है उसे स्थल भाग या स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जहां जल का जमाव नहीं पाया जाता है उसे स्थल रूप या स्थल भाग के या स्थल खंड के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर पृथ्वी को आप देखिए ऊपरी भाग को तो कहीं आपको जल नजर आएगी, कहीं पे नहीं नजर आएगी। तो जहां सूखा नजर आ रहा है, जल नहीं नजर आ रहा है, तो उस भाग को स्थल खंड या स्थल रूप के भी नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ के होंगे आप लोग। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो स्थल खंड है, स्थल रूप है, वो बहुत विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिली होगी। कहीं बहुत अधिक ऊंचाई है, कहीं पे कम ऊंचाई है, कहीं पे बिल्कुल ही समतल है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं कि कहीं समतल कहीं नहीं समतल होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो रीजन है वो दो कारण है। अगर हम कारण की बात करें कि इसके पीछे कौन सा फैक्टर काम करता है तो मैं कारण की बात करता हूं। पहला है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करके बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं तो बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है आपर्दन तथा निक्षेपण। लेकिन आपर्दन और निक्षेपण की जो क्रिया होती है वो स्वयं से नहीं होती है, उसके पीछे कुछ एजेंट काम करते हैं। इसके पीछे काम करती है नदी, मुख्य रूप से नदी तथा वायु। ये दोनों मुख्य रूप से कार्य करते हैं आपर्दन और निक्षेपण करने के क्रम में। तो ये थे कारण, और इन्हीं कारणों की वजह से जो आप लोग देखते हैं कि कहीं पे ऊंचा नजर आता है, कहीं पे बहुत ज्यादा समतल नजर आती है, जो नजर आ रही है स्थल खंड में विभिन्नताएं नजर आती है, वो इसके पीछे यही रीजन है। और इन्हीं कारणों के कारण से जो विभिन्नताएं नजर आती है उसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहला है पर्वत। स्थल खंड को हम लोग बांट रहे हैं, 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा है मैदान। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले पे, और पहला था पर्वत। पर्वत कहते किसको है? तो पर्वत को समझते हैं हम लोग कि सामान्य भूमि से कम 600 मीटर, कितना? 600 मीटर। अगर 600 मीटर ऊंचा है सामान्य भूमि से तो वह पर्वत की पहाड़ी के श्रेणी में आएगा। वो किस में आएगा? पहाड़ी के श्रेणी में। लेकिन वो पहाड़ी अगर बिल्कुल खड़ी है, मतलब कि ये थोड़ी खड़ी नजर आ रही है, पूरा खड़ी नजर आ रही है, तो इसको, ये वाले भाग को, अगर इस प्रकार की पर्वत नजर आ रही है, पहाड़ी नजर आ रही है, तो इसको पहाड़ी ना कह करके बल्कि इसको पर्वत कहेंगे। समझ रहे हैं इसको आप? अगर हम पर्वत की प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, तो पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा भरनसोत पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत।
ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से पर्वत है, एक करके हम लोग समझते हैं। अगर हम सिर्फ पहले वाले की बात करते हैं कि वलित पर्वत किसको कहेंगे, कौन से पर्वत को वलित पर्वत की श्रेणी में रखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग पहले पे चलते हैं और पहला है वलित पर्वत। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मूड़दार पर्वत। मूड़दार पर्वत, ये समझ में आ सकेगा आपको कि मूड़दार पर्वत क्यों कहते हैं। देखिए, वलित पर्वत का निर्माण तब होता है जब 2 प्लेट, एक ये प्लेट है और दूसरी तरफ एक और प्लेट है जो धरातल के अंदर पाए जाते हैं, एक और प्लेट है, जब एक दूसरे की तरफ विमुख है और ऐसे में जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मूड़दार पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है और ऐसे ही पर्वत को मूड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है, मूड़दार पर्वत। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हिमालय पर्वत का नाम सुना है ना आप लोगों ने, आल्प्स पर्वत का नाम सुना होगा। ये नवीन मूड़दार पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम सबसे पुरानी मूड़दार पर्वत की बात करें तो वो है अरावली की पहाड़ी। यह विश्व की सबसे पुरानी मूड़दार पर्वत है। दूसरे नंबर पर है भरनसोत पर्वत। भरनसोत पर्वत, देखिए इस पर्वत का निर्माण ऐसी स्थिति में होता है कि मान लीजिए कि समतल भूभाग है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश होता क्या है कि ये बीच में भाग टूट जाता है, ढह जाती है, नीचे जमीन के अंदर ये ढह जाती है और जब ये ढह जाती है तो बिल्कुल ऊर्ध्वाकार आकार में ऐसे ढहती है और ये नीचे इसमें गड्ढा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो ऊपर का भाग जो बच जाता है इसको उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे वाला भाग बच जाता है उसको द्रोणिका भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो भाग है ना बिल्कुल एक पर्वत की भांति नजर आता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है उसको। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है यूरोप का राइन नदी। जी हाँ, राइन नदी घाटी जो है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा एक और उदाहरण है वासदेस पर्वत। जी हाँ, वासदेस पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, इस पर्वत का निर्माण की बात करें तो ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। कैसे होता है, जहां कहीं भी ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है तो उसके दौरान होता क्या कि अंदर से मैग्मा निकल करके आता है और वो मैग्मा चारों तरफ फैल जाता है जिससे पर्वत का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कि ये समतल भूभाग है, ठीक है, और यहां से अंदर से ज्वालामुखी क्रिया, यहां से ज्वालामुखी फटती है और यहाँ ज्वालामुखी निकल करके आती है। अब ये क्या करेगी कि यहाँ अपने आसपास क्षेत्रों में मैग्मा को छोड़ते जाएगी और एक पर्वत का रूप इसका देते जाएगी और धीरे धीरे ये एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेगी और इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। और इसे अभी भी मैग्मा निकलते रहता है और यहाँ पे निकल करके एक पर्वत का रूप इसको देते जाती है। इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत का विकास होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है किलिमंजारो पर्वत और फ्यूजी-आमा पर्वत। जी हाँ, हम सभी पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट होगा ना। जी हाँ, हम सभी को पर्वत से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे लाभ मिलता है, जिसके कारण से हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका लाभ क्या है, अगर हम पर्वतों से लाभ की बात करें तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहला, ये जल का संग्रहागार के रूप में जाना जाता है। संग्रहागार से होता क्या है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी नदियां जो पर्वतों से निकल करके आती है, तो पर्वतों से निकल करके तब आती है जब जल का संग्रहागार के रूप में वहां पे पर्वत उपस्थित होता है। समझ पा रहे हैं इसको, जिससे नदी निकलती है, हिम नदी निकलती है। तो ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट है हम लोग को, और इन्हीं नदियों के द्वारा फिर हम लोग को जल पहुंचाया जाता है, पन बिजली का जो विकास किया जाता है बस इन्हीं से होता है। तो उसके लिए पर्वत को होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं हम लोग ईंधन। हम लोग को ईंधन की प्राप्ति होती है, चारा की प्राप्ति होती है।
औषधि की प्राप्ति होती है, औषधि की प्राप्ति होती है, औषधि की प्राप्ति होती है। औद्योगिक कच्चे माल, औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति होती है। और भी कई बेनिफिट हम लोग को पर्वत से मिलता है, इसी कारण से हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के प्रमुख स्थल खंडों में हम लोग देख रहे थे, और दूसरा नंबर पे आता है पठार। पठार कहते किसको, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो इसको समझते हैं ऐसे कि सामान्य भूमि एक समतल भूभाग है, उसमें सपाट रूप से अगर कुछ भाग उठा हुआ नजर आता है, कुछ भाग उठा हुआ नजर आता है, तो उसको पठार के नाम से रहता है। देखिए इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि सामान्य भूमि है, ठीक है, लेकिन इसके जगह पे थोड़ा सा ये उठा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये भाग ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये वाला भाग जो उठा हुआ नजर आ रहा है इसको पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पठार कहते हैं। लेकिन अगर इसकी आकृति को देखें हम कि किस प्रकार की ये नजर आता है, तो आप सभी ने देखा होगा, आपका जो स्टडी टेबल है ना, टेबल है स्टडी टेबल, उसकी आकृति के मतलब कि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको पठार बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 100 मीटर से 1000 मीटर तक, कितना? 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाया जाता है। भारत का जो सबसे पुराना जो पठार है वह पठार है दक्कन का पठार। लेकिन तिब्बत का पठार जो है ना, तिब्बत का पठार, इसकी खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है। 4000 से 6000 मीटर तक है, 100 से, लेकिन सामान्यतः कितना पाया जाता है? 100 से 1000 मीटर तक पाया जाता है। अब हम इससे अगर बेनिफिट इसको अगर हम लोग पढ़ रहे हैं पठार को, तो इससे हम लोग को कुछ तो बेनिफिट मिलता होगा ना, ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें, इससे लाभ की बात करें, तो इससे बहुत सारा लाभ हमें प्रदान होता है। सबसे पहली बात यह है कि जो पठार होता है ना, वो खनिज संपदा से बहुत ज्यादा भरा पूरा होता है। मतलब कि जो भी पठारी भाग है वहां पे खनिज भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो ये पठार का सबसे बड़ा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है इसका, जलप्रपात। बहुत अच्छा लगता है ना, कहीं भी अगर हम लोग जाना पसंद करते तो जलप्रपात जब देखते हैं कि ऊंचाई वाले भाग से जमीन बहुत ही नीचे गहरा है और वहां पे जल गिर रहा है, तो बहुत खूबसूरत नजारा बना हुआ होता है वहां पे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात आपको पठार वाले भाग में, पठारी क्षेत्र जो होता है वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं हम लोग। तीसरा बेनिफिट है कि काली मिट्टी और वह उपजाऊ मिट्टी की मात्रा अधिक होती है यहाँ पे। 4th नंबर पे है रमणीय स्थल। बहुत सारे ऐसे स्थल आपको मिल जाएंगे पठारी भागों में जो आपको बहुत देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, मतलब लगेगा कि यहीं पे बस मैं यहीं पे रुक जाऊं, ऐसा फील होगा आपको। तीसरा नंबर पर है मैदान। मैदान किसको कहेंगे? तो जो समतल भूभाग नजर आता है हमको, मतलब ना अप ना डाउन, बिल्कुल ही सीधा नजर आता है आपको, वो भाग को हम लोग मैदान के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसकी निर्माण प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये पर्वतीय भागों से नदियां आती हैं, पर्वतीय भागों से पठारी भागों होते हुए नदियां आती हैं, तो वो क्या करती है कि अपने साथ बहुत सारा मलबा तलछट लेकर के आती है और उनका निक्षेपण करते जाती है। तो मान लीजिए कि ये भूभाग यहाँ से नीचे गड्ढा था, लेकिन नदी क्या करेगी, इसको अपने साथ लेकर के आ रही है और सारा जो अपने साथ मलबा है उसको यहाँ पे निक्षेपण करने का कार्य करेगी और फिर इसको भी समतल कर देगी। यही कारण है कि मैदानी भागों में समतल नजर देखने को हमको मिलता है। तो समझ गए इसका निर्माण कैसे होता है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम लोग, तो इसकी ऊंचाई 100 मीटर से
200 मीटर। कितना? 200 मीटर। इससे अधिक आपको ऊंचाई देखने को नहीं मिलेगी। 100 से 200 मीटर के बीच में ही इसकी ऊंचाई नजर आएगी आपको। अगर हम मैदान से लाभ की बात करें, आखिर इससे भी तो हम लोग को बेनिफिट मिलता होगा कि मैदान से लाभ क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम मैदान से लाभ की बात करें तो यहां से भी हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैदानी भागों में विकास का कार्य करना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब समतल पूरा भूभाग समतल हम लोग को नजर आएगा, पूरा समतल देख रहे हैं आप, तो रोडवेज का विकास करना आसान होगा ना? बिल्कुल आसान हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि विकास करना आसान होता है। साथ में सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब नदियां पर्वतीय भागों से आती है और समतल भूभाग पे यहाँ पे जो मिट्टी का निक्षेपण करने का कार्य करती है, अपने साथ तलछट लेकर के आती है, उसका निक्षेपण करने का जब कार्य होता है तो एक नई भूमि का विकास हो जाता है और उपजाऊ भूमि का विकास होता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाएगा वो कैसा रहेगा? बिल्कुल ही उपजाऊ रहेगा, उपजाऊ मिट्टी पाया जाएगा और विकास का कार्य यहाँ पे बहुत तेजी से होगा। साथ में जल की उपलब्धता यहाँ पर अत्यधिक होगी। परिवहन का विकास करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। परिवहन का विकास करना बहुत ही आसान होगा। और यही कारण है कि अगर सभी क्षेत्रों को हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन यापन करना पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा आसान होता है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। स्थल रूप एवं लोग। देखिए, जितने भी स्थल रूप हमने पढ़ा, पठार, मैदान, पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र, ये 3 चीज हम लोगों ने पढ़ा ना। लेकिन अगर हम वहां पे मानव के निवास की बात करें, लोगों की बात करें कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो सबसे अधिक रहना लोग पसंद करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। जी हाँ, और उससे जीवन व्यतीत करना वहां आसान होता है, जबकि उससे कठिन जीवन व्यतीत करना पठारी क्षेत्रों में होता है। लेकिन सबसे अधिक कठिन जीवन को व्यतीत करना पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहां पे सही से ना कृषि योग्य भूमि मिल पाती है, न ही जल की उपलब्धता हो पाती। बहुत सारी समस्याएं वहां नजर आएगी आपको। इसके कारण से ही लोग वहां पे कम निवास करते हैं, कठिनाई अधिक होती है वहां पे। लेकिन गौरतलब की बात यह है कि जब मानव निवास करता है किसी भी स्थान पे, तो उस स्थान को क्या कर रहा है कि धीरे धीरे प्रदूषित करते जा रहा है। तो हम सबों का यह दायित्व बनता है कि हम जहां भी निवास करें, जिस स्थान में हम लोग निवास करते हैं, उस स्थान को स्वच्छ रखें, साफ रखें, और तभी वह स्थान सुरक्षित नजर आएगा, तभी वह स्थान सुरक्षित रहेगा। और वो सुरक्षित है तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। और पृथ्वी जब तक हमारी सुरक्षित है तब तक हम सभी मानव, सिर्फ हम सभी मानव ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतु सभी सुरक्षित रहेंगे। तो आसपास क्षेत्रों में ध्यान रखें, साफ सुथरा रखें। धन्यवाद।